नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों पर। अब प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है और इसीलिए यहां रिफॉर्म संभव नहीं है। ये बयान केवल सरकार को खुश करने के लिए है। भारत में उदारीकरण और उसके बाद रिफॉर्म श्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए थे, जिनकी बुनियाद पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। लेकिन तब ना ही लोग सड़कों पर आए और ना ही किसी ने ठगा हुआ महसूस किया। सीएम ने आगे कहा कि अब ऐसा क्या कारण है कि लोगों को सड़कों पर उतरकर भारत बंद का ऐलान करना पड़ा है। ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है और वो इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए पंचायत राज चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और राजस्थान में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ग्रामीण मतदाताओं ने जिस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, उससे ये साफ हो गया है कि किसान कानूनों का धरातल पर कोई भी विरोध नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गदगद हैं। खास बातचीत करते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावत साहब, अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सिर्फ आपकी से एक बात से असहमत हूँ कि यह अप्रत्याशित है। ये जीत सुनिश्चित थी। राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के सरकार के काम से दुखी है, परेशान है। राजस्थान की जनता जिस तरह के वादे 2018 के विधानसभा में चुनाव में किए गए थे, उन वादों की वादा खिलाफी जिस तरह से हुई, उस विश्वासघात के कारण से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पहला प्रतिकार राजस्थान की जनता ने लोकसभा के चुनाव के समय किया था और वर्तमान में इस पंचायती राज के चुनाव में राजस्थान की जनता ने अपने द्वारा अनायास हुए उस पाप जो 2018 में हुए थे उसका प्रायश्चित्त किया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इनका अंतिम तर्पण, हमारे यहाँ कहते हैं गया श्राद्ध, वो 2023 में इनके जो है इस कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की जनता करने वाली है। पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रति माहौल होता है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा का कमल खिला है। और वैसे भी ग्रामीण विकास के जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती है, लेकिन फिर भी पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ही चुनाव में बीजेपी का राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि जब जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसी पार्टी के ज़्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बनते हैं। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस होते हुए भी 3 साल शासन बाकी होते हुए भी लोगों ने इसको सर्वथा नकार दिया है। ये निश्चित रूप से अनप्रेसिडेंटेड है और इसके बहुत लंबे मायने निकलते हैं। और साथ ही साथ में ये किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को जिस तरह से खड़ा किया गया और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने भी उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी, राजस्थान की जनता ने, क्योंकि ये गांव के चुनाव थे, राजस्थान के ग्रामीण जनता ने, राजस्थान के किसानों ने भी अपना मत जो है सीधे सीधे प्रकट कर दिया है। विपक्ष कृषि आंदोलन को और किसान जो विधेयक हैं जो पारित हुए हैं उसको बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने, जो किसान मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया है, तो ये तो अब स्पष्ट हो गया है। इस चुनाव में जहां 2 करोड़ गांव ग्रामीण जनों ने मतदान किया था, सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं और उनके इस मतदान ने निश्चित रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि देश का किसान क्या चाहता है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, केवल अपने राजनीतिक हित साधन के लिए, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए, और या जितनी परिवारवादी विरासतवादी पार्टियां हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो सब अपनी खिसकती हुई ज़मीन को वापस प्राप्त करने के लिए इस तरह के जो है षड्यंत्र कर रही हैं। प्रायोजित रूप से किसानों को भड़का करके आगे ले जाने की कोशिश, जो आगे खड़ा करके उनके कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आम किसान ने, आम जनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। ये तय माना जाए आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव होते तो भाजपा के पक्ष में मतदान होगा। ये तो सामने आ गया है। जब आधी राजस्थान की जनता ने चुनाव में आपके सामने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद में मुझे लगता है इस प्रश्न ही अप्रासंगिक हो गया है।
तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति उल्टी बयार बहना शुरू हो गई और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा के पक्ष में मतदान होगा। साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन और कृषि विधेयकों को जो मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश करी वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसान मतदाताओं ने जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया है वो उसका धरातल पर वो उसी चीज़ को मजबूत करता है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। साल 2018 में फिल्म एक था टाइगर का प्रमोशन करने के दौरान सलमान खान ने एक इंटरव्यू में जाति सूचक शब्द बोला था। उस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोधपुर के नागौरी गेट पुलिस थाना में एक मामला दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए सलमान खान की ओर से हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि इस तरह के मामले देश भर में कई जगह हुए हैं। उसे लेकर सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पेश की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। हमारी दरख्वास्त है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक इस मामले को भी स्टे किया जाए और इसे राजस्थान हाई कोर्ट न्यायाधीश ने मानते हुए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को राहत दी है। हाईकोर्ट के सामने सलमान खान की तरफ से 2 पिटिशंस जो हमने लगा रखी है एफआईआर क्वॉशिंग के लिए, वो उनकी हियरिंग थी। ये पिटिशंस ये है कि एफआईआर ये कह के दर्ज हुई कि सलमान खान ने एक इंटरव्यू के टाइम पे कह दिया था कि मैं भंगी जैसा लग रहा हूँ, तो उससे वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई है। हमारा ये कहना है कि साहब इस सारी चीज़ को सही ले भी लिया जाए तो भी कोई ऑफेंस नहीं बनता। इसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है और सारी प्रोसीडिंग्स स्टे हुए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सलमान खान ने एक रिट पिटिशन लगा रखी है जिसके अंदर ये कह रखा है कि ये एब्सोल्युटली अब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ लॉ का, इसलिए ये सारी क्वॉश की जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर रखा है। तो हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है वो तय हो जाए, उसके बाद हाई कोर्ट में इसका फैसला किया जाए। तो रिक्वेस्ट मानते हुए इस केस को एडजर्न कर दिया। आज इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी हमारे फेवर में है, स्टे प्रोसीडिंग्स पे है, सारे प्रोसीडिंग्स स्टेड है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन पर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ के दर पर दुआ की गई एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश में अमन शांति बनी रहे, साथ ही भाईचारा बना रहे। आपको बता दें कि दरगाह शरीफ की चौखट पर इसके लिए दुआ मांगी गई। इस कार्यक्रम के दौरान खादिम अलीमुद्दीन चिश्ती ने दुआ करवाई, जिसमें कांग्रेस जन निर्वतमान पीसीसी सदस्य दिलीप सामनानी सहित कई लोग भी मौजूद थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी और जनवाली भी कल दिखनी थी, और उस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आज एक संदेश दिया था कि कोरोना काल को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा और कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। हमने हमारे से दिल से रहा नहीं गया और हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि ठीक है, हम दरगाह शरीफ में जाकर उनकी लंबी उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए दुआ करते हैं और हमें उनकी लंबी उम्र और उनकी ये तबीयत ठीक हो, स्वस्थ रहे, उनके लिए हमने आज दरगाह शरीफ में दुआ की। तो वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस जोड़ तोड़ करने में जुटी है। तो वहीं जिन जिलों में निर्दलीय के भरोसे प्रमुख बनी के वहां कांग्रेस निर्दलियों को अपने पक्ष में करने में जुटी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता क्षेत्रों में जुटे हैं, जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में बीजेपी ने परचम लहराया है। वहीं अब कांग्रेस अभी भी वोट बनाने का दावा कर रही है।
तो वही पंचायत राज चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब प्रधान पद चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत डीडवाना उपखंड क्षेत्र की डीडवाना और मौलसर पंचायत समिति में गुरुवार को प्रधान पद के चुनाव होंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। गुरुवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रधान चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें नवनिर्वाचित समिति सदस्य प्रधान चुनने के लिए अपने वोट डालेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही पंचायत समितियों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस में लगभग बराबर की टक्कर है। ऐसे में अब दोनों स्थानों पर निर्दलीयों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। तो वही राजस्थान में सरकार और विपक्ष दोनों ही कोरोना से नहीं बच सका। अब तक 25% विधायक संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 विधायक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके सरकार के भीड़ भरे इलाकों में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम थमते नहीं दिख रहे। पंचायत चुनाव में भी यही हाल दिखाई दिया। अब तक 21 में से 8 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान के 200 सीटों में से 2 सीटें कोरोना संक्रमण के कारण विधायक के निधन से खाली हुई है। अगर गहलोत मंत्रिमंडल की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित वर्तमान में कुल 21 मंत्री हैं। इनमें से अब तक 1/3 से ज्यादा मंत्री इस संक्रमण से अस्पताल में भर्ती भी रह चुके हैं। तो वहीं झालावाड़ जिले में हुए पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद वार्ड नंबर 2 पर गुरुवार को एक फिर से मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हुई मतगणना में इस वार्ड के एक बूथ की ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते 10 दिसंबर को पंचायत केंद्र पर पुनर्मतदान होगा, जिसमें डग पंचायत समिति की कुमटिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 के कुल 697 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। वही परिणाम मतदान के बाद मतदान केंद्र पर ही घोषित किए जाएंगे। किसानों के समर्थन में मंगलवार को भारत बंद का बड़ा असर आज राजस्थान की मंडियों पर देखने को मिला। जयपुर की मुहाना फल सब्जी मंडी में ही करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी व्यापारियों ने केंद्र सरकार को कहा है कि अन्नदाता की आवाज नहीं सुनी गई तो मंडी व्यापारी, आढ़ातिये, बिचौलिए सभी एकजुट हैं। मुहाना मंडी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। किसानों के समर्थन में एक दिन का बंद रखने के बाद भी मुहाना फल सब्जी मंडी के व्यापारियों और यहाँ आने वाले किसानों का समर्थन उन किसानों को है जो कि दिल्ली में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि एक दिन के लिए सांकेतिक बंद से ही 15 से 20 करोड़ रुपए का एक बड़ा नुकसान फल सब्जी मंडी के अंदर हुआ है, लेकिन फिर भी व्यापारी नैतिक रूप से उन किसानों को समर्थन दे रहे हैं और मांग है केंद्र सरकार उनकी जल्दी सुनवाई करे। हमारे साथ में मुहाना फल सब्जी मंडी के व्यापारी बजरंग लाल शर्मा जी। शर्मा जी, क्या पूरी मांगे हैं किसानों की और कितना बड़ा एक नुकसान हो रहा है? जहाँ तक मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने बिलों के बारे में अध्ययन किया है, कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए दमनकारी है, उनका नुकसान है और व्यापारियों का भी नुकसान है। तो अगर किसान जो चीज़ चाहते नहीं है, सरकार उनको ज़बरदस्ती क्यों देना चाहती है? वो कह रहा है कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो सरकार उनको ज़बरदस्ती क्यों देना चाहती है? और दूसरी बात, जब इस विधेयक को, इस कानून को बनाया गया है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम कोरोना काल से जूझ रहे था, देश कोरोना काल से जूझ रहा था। इस समय अचानक इस कानून को लाने की इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई थी, थोपने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? और आज हमारा देश का अन्नदाता, जिसको भगवान का रूप दिया गया है, वो हमारे बॉर्डरों पे दिन रात सर्दी के अंदर वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, फिर भी सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर, 4 दौर, 5 दौर, दौर पे दौर वार्ताएं कर रहे हैं। क्या परेशानी है? अगर कोई गलती हो गई है, कहीं कानून में कोई गलती हो गई है, उसको वापस लेने में क्या परेशानी है? तो ये थे हमारे साथ में मुहाना फल सब्जी मंडी के व्यापारी। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज मुहाना फल सब्जी मंडी में फिर से कारोबार जो है वो शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं लगातार अलग अलग सब्जियों की आवक जो है, आवक यहाँ पर हो रही है। ट्रक से पूरा माल उतर रहा है
छटाई हो रही है और काम धंधा चल रहा है। इसके साथ ही जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, वो लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। अलग अलग तरह की सब्जियों से मंडी फिर से परिसर गूंज उठा है। लगातार लोगों की यहाँ आवक हो रही है, नए वाहन जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और ग्राहकी फिर से अब चालू हो चुकी है। लेकिन सीधे तौर पर संकेत केंद्र सरकार को यह है कि एक दिन का बंद रख करके 15 से 20 करोड़ रुपए तो नुकसान यहाँ मंडी के अंदर हो गया है। लेकिन आगामी दिनों में यदि यही हालत रही और आंदोलन जारी रहा तो एक बड़ा नुकसान प्रदेश को तो हो ही सकता है, इसके साथ ही देश को हो सकता है। एक राजस्व की हानि होगी, दूसरा किसानों के ऊपर यदि असर पड़ेगा तो सीधा असर जो है देश की आम जनता पर भी पड़ता है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। कोरोना काल की भेंट चढ़ी शिक्षा व्यवस्था की मार विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों की ओर से लगातार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते अभिभावक सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि लगभग ये साल पूरा कोरोना काल की चपेट में आ चुका है, तो वो अब कैसे इस पूरे वर्ष की फीस दे पाएंगे। इसी को लेकर लंबे समय से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से शहीद स्मारक पर अभिभावक संघ की ओर से क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। नो फीस का जो मैटर चल रहा है कोरोना काल से, स्कूल वालों ने अपनी हद पार कर चुके हैं और हम 30 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 30 तारीख से आज 10 दिन हो गए, ना सरकार आई है ना प्रशासन आई है हमारे हालचाल पूछने, हमारी मांगों को पूछने। तो आज से हमने क्रमिक अनशन धरना चालू किया है और अगर अभी भी सरकार नहीं चेती, हमें आके नहीं संभाला, हमारी बारे में नहीं पूछा, तो हमें आमरण अनशन भी करना पड़ेगा। आज ये नौबत आ गई है कि हमें आज क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा है। पिछले 10 दिन से ये हमारा धरना चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है कि कोई हमारी मांगे आके सुन ले या हमारे कुछ दर्द को बांटे। केस जरूर न्यायालय में चल रहा है, लेकिन सरकार से जो हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी बात सुनेगी, उन्होंने अभी तक 10 दिन से लगातार हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं हुई है। उसको देखते हुए अब हमने आज से क्रमिक अनशन की शुरुआत की है। देखते हैं सरकार कब हमारी बातें सुनती है और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर उनकी मनमानी ऐसी ही चलती रही, तो आगे हम आमरण अनशन तक भी जाएंगे। हमने सरकार को, प्रशासन को और माननीय न्यायालय में भी हमने इस बात की हमारी मांगे रखी हुई हैं, जिसमें हम फीस को लेके 2016 का जो फीस एक्ट है उसको लेके और भी हमारी कई मांगे जो 15 सूत्रीय हमने मांगे यहाँ आप देख रहे हैं लगी हुई हैं, उसके बारे में हम बैठे हैं। देखते हैं सरकार हमारी कितनी सुनती है। जयपुर की मुहाना फल सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। जन सुविधाओं का अभाव में यहां कारोबार पर भी अब विपरीत असर पड़ रहा है। मंडी शुल्क को समाप्त करने के बाद मंडी समिति के पास आय के संसाधन भी सीमित हो गए हैं। मंडी में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, पार्किंग, साफ सफाई की अनदेखी, इंटरनेट नेटवर्क बेहद कमजोर होने, वाईफाई सुविधा नहीं होने से स्थानीय व्यापारी सरकारी सिस्टम से दुखी है, जिसे लेकर मुहाना फल सब्जी मंडी अध्यक्ष राहुल तंवर ने मांग रखी है कि एक सरकारी चिकित्सालय खुलना चाहिए। यदि मंडी में वाईफाई लग जाएगा तो क्योंकि जमाना ऑनलाइन का आ गया है, ऐसे में पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही पार्किंग की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से अक्सर यातायात जाम के हालात बन जाते हैं। सबसे बड़ी मंडी मुहाना, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि यहाँ पे कोई सरकारी डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं है। यहाँ हज़ारों की तादाद में मजदूर, किसान, व्यापारी आवाजाही करते हैं। रोज प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार व्यक्ति यहाँ मौजूद आपको मिलेंगे पूरी मुहाना मंडी में। मगर अभी तक भी जो एक बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि यहाँ पे आज दिन तक भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी का अभाव है। यहाँ पे आए दिन कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसके चलते हमें अस्पताल की काफ़ी आवश्यकता रहती है कि यहाँ पे इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी यहाँ पे सरकारी कैंटीन का अभाव है।
तो वही अगली खबर भी जयपुर से है, जहां शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2016 में सब इंस्पेक्टर के लिए 721 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने 721 पदों में से 227 पद कम कर दिए, जिसके चलते कई अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए हैं, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। दरअसल अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार उन 227 पदों को फिर से बढ़ाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से शिक्षा विभाग की एलडीसी भर्ती में पदों को बढ़ाया है, उसी तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी पदों को फिर से बढ़ा सके। सर, हम एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थी हैं। जब हमने ये एसआई 2016 का एग्जाम हुआ था 2018 में, वो 721 पदों के लिए हुआ था, परंतु सर जब एग्जाम दे दिया, फिजिकल दे दिया और इंटरव्यू के टाइम जब इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया सर वो 511 पदों पर आया। तो सर हम ये मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे 227 पद आखिर गए कहाँ और हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो वही दूसरी तरफ कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मास्क को अनिवार्य करने के साथ कानून तक बना दिया, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही के शिकार हो रहे हैं और उसके चलते मास्क नहीं लगाने के कारण कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए इंजीनियरिंग छात्र रोहन दुबे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि भीड़ में जिसने मास्क नहीं लगाया है उसका चेहरा डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि विभिन्न ट्रैफिक सिग्नल चौराहों पर लगाया जा सकता है। जो है ये किसी भी वीडियो से ये बता देगा कि उस वीडियो में कितने लोगों ने मास्क पहना है और कितनों ने नहीं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि किसी भी चौराहे पे हम इस सॉफ्टवेयर को जो कैमरे लगे रहते हैं उनके साथ अगर कनेक्ट कर दें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग उस पर्टिकुलर जगह पे मास्क लगाए हुए हैं या नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस कोविड के टाइम पे बहुत कारगर साबित होगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ये किसी भी वीडियो से ये बता देगा कि उस वीडियो में। तो वही नागौर के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के नए भवन का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इस दौरान मंडावरा गांव के लोगों ने निर्माण कार्य से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि आने वाले समय के लिए इस रेलवे स्टेशन का नया भवन भविष्य के मुताबिक उपयुक्त नहीं है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री को भी घटिया क्वालिटी का बताते हुए इससे ऐतराज जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि जो भी निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, ठेकेदार की इसमें मिली भगत नजर आ रही है और इस मामले की निष्पक्ष और शीर्ष जांच की जानी चाहिए। जो प्रारूप बनना चाहिए वो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा दूर दूर तक। जो मापदंड के हिसाब से जो होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल धीरे चल रहा है और जो काम चल रहा है उसमें भी मटेरियल वगैरह बिल्कुल यूँ कहे अपन फॉर्मेलिटी हो रही है और बिल्कुल घटिया मटेरियल लगा रहे हैं। और जो प्रारूप के हिसाब से जो काम होना चाहिए था रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, जैसे वेटिंग रूम है, गेस्ट रूम है, जीआरपी की चौकी के लिए जगह है, अभी तक कोई ऐसा इसमें लग नहीं रहा है कि जो काम हो रहा है उसमें ये जगह है। दूसरी बात, जो भी ये प्लेटफॉर्म का जो प्रारूप दिया है आप देख रहे हैं, जो हाइट है ये प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए वो बिल्कुल नीचे हाइट में अगर आदमी कोई गठरी लेके या सामान लेके निकलता है तो भी बिल्कुल नहीं निकल सकता। और मैं समझता हूँ जो जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। ये जो ये मेन बिल्डिंग बनाई है जो बाहर निकलने का बता रहे, उसमें अगर कोई पैसेंजर गठरी लेके या बैग लेके आता तो वो उसका सीरीज से टच हो जाता था। इसकी क्या साइज लिए क्या नहीं लिए उस हिसाब से काम है वो बिल्कुल धीमे गति से चल रहा है। वैसे भी ट्रेनों का आना जाना कम है, बाकी जो काम हो रहा है वही सुस्त हो रहा है। न प्लेटफार्म का काम हुआ है, न डंडे का काम हुआ, न स्टेशन बिल्डिंग न बनी है वो पर्याप्त मात्रा में। अभी यहाँ पुलिस चौकी भी बननी है, वेटिंग रूम भी बनना है, और भी कई डिपार्टमेंट है उनका यहाँ आएंगे, उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हमारी मर्जी से काम होता है, ये तो सारी रेलवे ड्राइंग सेट करती है, रेलवे के आधार पर ही उनकी हाइट फिक्स होती है, कितना क्या लेना है, खिड़की कितनी है, दरवाजे कितने हैं, तो जैसे रेलवे की ड्राइंग आती है वैसे ही काम करते हैं। अब रेलवे ने इन्होंने हाइट ली है
तो जितनी इसकी गेट की हाइट है उतनी गेट की हाइट दी है। नहीं, क्वालिटी तो सब जो जांच होने के बाद ही काम होता है। तो चलिए, राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।